साथियों नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट चल रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि कल की क्लास जो आपका लाइव हुआ था, ठीक है, आज पुनः मैं वहीं से शुरुआत करने वाला हूँ जहाँ से मैं कल एंड किया था। तो साथियों बड़ी खुशी की बात है और बड़ी ये आपका जो है हर्षोल्लास की बात है जो आप बहुत ही बेटर तरीके से किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे वो दिल खोल के अर्थात आप कह सकते हैं मन चाहा आपको वो चीज स्वीकार होता है, ठीक है ना। तो सेम हमारी एक लाइफ का जर्नी होता है, ठीक है, जो हम पढ़ाई करते तो हैं लेकिन उसे दिल से स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है साथियों, ठीक है, मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल क्वाट्स लेके आया हूँ, जरा आप एक बार ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि जोश कभी कम होने ना देना, जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना, सोने ना देना। इसलिए साथियों कहा जाता है ना, जिंदगी में जब तक सांसें हैं तब तक संघर्ष है और जी तोड़ मेहनत करना है। ओके, तो अब आप कह सकते हैं एक और कहावत भी है साथियों, जो महामैराथन क्लास आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे। तो एक और कहावत में है, 95 प्लस नंबर आए या ना आए ये तो मुकद्दर की बात है, 95 प्लस नंबर आए या ना आए ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें साथियों ये गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। इसलिए दिल खोल के आपको जी तोड़ मेहनत करके, ठीक है ना, आगे बढ़ना होगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों ऑब्जेक्टिव की, जो कल मैंने आपको बता चुके थे फाइनली, ठीक है ना। आपका 180 तक हो चुका था, ठीक है, 180 तक हो चुका था। उससे आगे आज की क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उससे आगे आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, वहां से मैं शुरुआत पुनः फिर कर रहा हूँ, ठीक है। 180 क्वेश्चन तक कल आपको बता चुके थे, वहां से आज शुरुआत फिर करेंगे, ठीक है। चलिए आज का जो क्वेश्चन होने वाला है आपका, चलिए मैं 180 से पहले 179 तक आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन से मुलाकात आप वाकई भी जरूर हो जाइए। जो क्वेश्चन मैं आपको आज एनालिसिस करवाने वाला हूँ, जो आपका यहाँ तक फाइनली कल की आपका जो है कि लाइव क्लास में हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे कह रहे निम्नलिखित में त्वचा किससे बनी होती है, तो आप श्योर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए, एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। किससे साथियों, एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है, ये पुरुषों में कौन पाया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये जो पुरुषों में पाया जाता है ये कॉपर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्लैंड्स पाया जाता है, ठीक है ना। पुरुषों में क्या पाया जाता है, कॉपर ग्रंथि अर्थात कॉपर ग्लैंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आगे है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा साथियों, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा संकेतों की ये प्रसव सूचना प्राप्त होती है, ठीक है, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़िए, मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, शुक्राणु के संबंध में पूछा जा रहा है। कह रहा है एक्रोसोम में शंक्वाकार न्यूक्लियली संरचना होती है जो अंडाणु को बैध देती है तथा उसके फलस्वरूप निषेचन होता है। फिर कह रहा है एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देता है जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। फिर कह रहा है ऑप्शन सी है, एक्रोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु और गतिशील हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो मुझे ये सटीक लग रहा है क्या,
कि एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को खोल देता है, जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। ठीक है, जिससे निषेचन में सहायता मिलती है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है। ठीक, स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है अंडोत्सर्ग के थोड़े समय पश्चात, अर्थात अंडाणु के फैलोपियन नली में प्रवेश करने से पहले। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होने तक, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक का संलयन होने तक, ग्राफीन पुट्टिका में प्रथम परिपक्व विभाजन होने के बाद। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, जरा आप यहाँ ध्यान देंगे, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होने तक। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होने तक अंडाणु द्वितीय परिपक्वता के विभाजन के फलस्वरूप ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए आपका बिल्कुल सही एंड परफेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब करें स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन प्रेरित होता है या प्रतिवर्तन प्रेरित होता है। स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन जो परिवर्तन होता है, आखिर वो क्या है? तो आप ये कह सकते हो ना सर, उल्बदर्भ द्वारा उत्पन्न दाब से, प्यूटोटरी ग्रैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निमोचन द्वारा, पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा द्वारा। ठीक है ना, अपरा द्वारा। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों के विभेदन द्वारा। ये कह सकते हैं साथियों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा द्वारा। पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा द्वारा ये प्रेरित होकर के, ठीक है, हार्मोनल टर्म्स को सबसे ज्यादा डेडिकेट करने का काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेरे भाई मैं बताना चाहूंगा 185 प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। आप ये कहेंगे ना, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन की क्रियाएं होती है। दो अंडाणुओं का, एक अंडाणु का, दो से अधिक अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें जो आप कहेंगे एक अंडाणु का, ठीक है, मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। ठीक है, कितने अंडाणु? एक अंडाणु। कितने अंडाणु प्यारे भाइयों? एक अंडाणु। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आप ये कहेंगे, अगला प्रश्न जो आपका है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? अंडजनन द्वारा होता है। क्या होता है? किसके द्वारा? अंडजनन के द्वारा अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। हाँ, जिसको आप ओजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस कहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही कहा और आपने सही सुना भी। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई? ध्यान दीजिए ना, जनन एपिथेलियम से। किससे होता है? जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या क्या आप सही सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ भाई, सही सुन पा रहे हैं। मैंने जो आपको बताया बिल्कुल आप सत्य सुन रहे हो और सही सुन रहे हो। और हाँ, आप अंत अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा एक वादा है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक सपना है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को हूबहू टकराऊं, हर एक क्वेश्चन को हूबहू आपके क्वेश्चन को छाप दूं। ठीक है ना, इसलिए साथियों आप अच्छे से क्वेश्चन को ना एनालिसिस करते चलिए, आपके साथ मैं खड़ा उतरूंगा, इसलिए ध्यान रहे आपका एक भी क्वेश्चन कहीं मिस ना हो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं आपके हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे तरीके से करूं। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखेंगे आप अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, अंडोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्जन। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्जन कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या होता है? निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या होता है? प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर कॉर्पस लुटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्पस लुटियम हो जाएगा। अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य होता है कॉर्पस लुटियम को विभेदित करना। किसको? कॉर्पस लुटियम को विभेदित करना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं।
शुक्र जनन नलिकाओं में, ठीक है, शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? साथियों ध्यान दीजिएगा ना, इसका सही आंसर मैं कह सकता हूँ सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका, स्पर्माटोगोनियल कोशिका, एपिथेलियम कोशिका। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका सही आंसर सर्टोली कोशिका हो जाएगा। आपका सही आंसर सर्टोली कोशिका हो जाएगा। इसलिए इसमें कहीं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टू द बेस्ट आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहना है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, ठीक है ना, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, ठीक है, कितना होता है भाई? 4 होता है। एक शुक्राणुओं की प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स की संख्या कितना? 4, कितना? 4। इसलिए कहीं आप ध्यान इधर उधर ना दे, डायरेक्ट आप सही कंटेंट पर फोकस करें। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़िएगा। द्विगुणित डायप्लॉइड है। डायप्लॉइड क्या है? डायप्लॉइड क्या अंड है, शुक्राणु है, बी एंड ये दोनों है, यानी युग्मनज है। मैं बता दूं आपको, ये सभी आपका हैप्लॉइड था और ये आपका डायप्लॉइड है। डायप्लॉइड को साथियों 2n के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा हो? 2n के द्वारा। क्या किया जाता है भाई? इससे डिनोट किया जाता है। का हो? सही सुना तारुना? हाँ हाँ, सही सर सुने, सही सुने। क्या 2n को किसके द्वारा? आप कह सकते हैं सर इट इज डिनोटेड बाय 2n। किसको? जायगोट को। किसको? युग्मनज को, ठीक है ना। चलिए गुड भाई, आगे बढ़ा जाए। इस महामैराथन में आप हमेशा प्रयास कीजिएगा, सीधा फोकस क्वेश्चन पर करें और आपकी निगाहें सिर्फ आंसर को देखें, ठीक है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ना किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रित होता है? कौन सा हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रित होता है? प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, कौन सा हार्मोन? हार्मोन की मैंने चर्चा किया यहाँ पे। चलिए, टीएसएच, एसीटीएच, एडीएच, एफएसएच एंड एलएच। मैं बात कर लूं आपसे, ये एक फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पूर्ण रूपेण, ठीक है, अंडोत्सर्जन को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करने का काम करता है ओव्यूलेशन के समय। इस टाइम भाई ओव्यूलेशन के समय। ओके, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सट्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सट्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है प्यारे भाइयों? तो याद रखिएगा, विरिसन में। कहाँ हो? टेस्टिस में। कहाँ भाई? टेस्टिस में। कौन सी कोशिका? सट्टोली कोशिका। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। ओके, आगे बढ़िए। है जीवों में प्रजनन की क्रियाएं होती है। जीवों में किसकी क्रियाएं? प्रजनन की क्रियाएं होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, ए बी एंड सी तीनों, ठीक है, ए बी, बी बी एंड सी बी, यानी आपका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप इसे समझिएगा। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। बात तो सही है भाई, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम हैं तो हम अगर हैं तो हम अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, हम अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेते हैं ताकि मेरा जनरेशन पूर्ण रूप से बरकरार रह सके। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप ये देखिए, ध्यान देंगे, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे। करण नर में वृषण कोश स्थित रहता है, वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर अंडाशय में। भाई ध्यान रखिएगा, हम ये कह सकते हैं उदर गुहा के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या वृषण कोश स्क्रोटम से प्रेजेंट होते हैं। किसके बाहर? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है ना। चलिए आगे। नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग है, मेल में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन सी होती है? भाई मेल में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ये कह सकते हैं सर प्रमुख जनन अंग जो होता है ना, क्या वृषण कोश होता है? क्या सर टेस्टिस होता है? क्या सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यू होता है? क्या सर एपिडिडर्मिस होता है जिसको आप अधिवृषण कहते हैं? साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें मैं बता दूं आपको, सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा
वृषण जिसको आप कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। प्रमुख जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, टेस्टिस होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम ये कह सकते हैं ना, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है कहाँ, केंद्रक से, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एक्सोनियम से। कहाँ से होता है भाई, बताएंगे जरा। आप ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। शुक्राणु के मध्य भाग का क्या होता है, निर्माण होता है। किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आप ऊर्जा शक्ति कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आप, ठीक है, ऊर्जा घर कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अब आप ये कह सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है भाई, वृषण में हो। कहाँ हो, वृषण में। कहाँ भैया, वृषण में। कहाँ, वृषण में। कौन सी कोशिका, लीडिंग कोशिका। ओके, चलिए। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब की नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जो होता है वो आपको मैंने बता रखा था अभी जस्ट, ठीक है, वृषण होता है, टेस्टिस। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है भाई, टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। किसके द्वारा होता है भाई, ध्यान रखिएगा, वृषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा हो, वृषण के द्वारा। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। जैसे आप ये कह सकते हैं सर, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स एंड क्रॉस फीमेल गैमेट्स। कौन सा गैमेट्स, फीमेल सर गैमेट्स, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं सर, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इन दोनों के फ्यूजन से, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बनता है। क्या बनता है, गैमेटोजेनेसिस। और जब गैमेटोजेनेसिस परिपक्व हो जाता है तब आप कह सकते हैं सर क्या बनता है, जाइगोट, जिसको आप कहते हैं युग्मनज, ठीक है ना। क्या, युग्मनज। ओके, चलिए गुड। आपका ये रहा VVI क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने का चांस बन सकता है। अब भाई कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। कॉपर ग्रंथि उपस्थित कहाँ होता है, नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है वो नर में होता है। किसमें होता है भाई, नर में। किसमें, मेल में। कौन सी ग्रंथि, कॉपर ग्लैंड्स। इसकी संख्या अगर पूछा जाए कितना होगा तो आप चैट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। आप चैट बॉक्स में अपना, ठीक है, अपना राय जरूर देंगे। आप अपना जरूर जो है कि बताएं आपका कितना परसेंटेज ओवर कॉन्फिडेंस है कि कॉपर ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए आगे करें, परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका, ठीक है, परिपक्व ग्राफियन ग्राफियन पुट्टिका, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका का साइज कितना होता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2.5, 5.3। ध्यान रखिएगा साथियों, आपका जो सही आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर परिपक्व ग्राफिन पुट्टिका का साइज होगा। जो कई बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस ना करें। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप मिस ना करें। करें, ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोमर्स की संख्या कितनी होती है। ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोमर्स की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 64 से 256 होता है। हाँ सर, 220 से 248 होता है। चलिए ना, मेरा निगाहें आंसर पर सिर्फ ज्यादा फोकस करता है, आपका पता नहीं मुझे, ठीक है। आप अपना राय जरूर देंगे, आपकी निगाहें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ए इज राइट आंसर, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इमेज के साथ अब आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको कहीं पता होगा जर्म सेल, जर्म परत,
के बाहरी परत को क्या कहते हैं? जर्म लेयर के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है? बताएंगे जरा क्या? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल ऑफ दिस। प्यारे भाइयों, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो आप लेयर देख रहे हो, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर, ये रहा आपका एक्टोडर्म, ये रहा आपका मेसोडर्म, और अंदर वाला रहा आपका, याद रखिएगा, एंडोडर्म। ओके, हाँ, मैं उम्मीद करूंगा यह कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, इस तरह के ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मेरे भाई एक भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो। ओके, चलिए गुड। देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे कह रहा है फर्टिलाइजिंग नामक रसायन स्रावित होता है। ये भाई परिपक्व अंड से होता है। किससे होता है? परिपक्व अंड से होता है। कौन सा? फर्टिलाइजिंग नामक रसायन। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन होता है, दर्द वाली हार्मोन। जो माँ कभी भी चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है, उस समय सबसे ज्यादा पेन होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आप बताएंगे? आपका सही आंसर, आपका सही आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। चलिए, मैं बताना चाहूंगा, इसी को आप कहेंगे लव हार्मोन, इसी को आप कहेंगे फीलिंग हार्मोन, ठीक है। इसी को आप कौन सा हार्मोन? फीलिंग हार्मोन। इसी को आप इमोशनल हार्मोन, ठीक है। इसी को आप याद रखिएगा पेन हार्मोन, ठीक है। आप इतने सारे हार्मोन को कह सकते हैं, ये सब सारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फीलिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इमोशनल हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और दर्द हार्मोन। कहते सर मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कहाँ जी? सर 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 पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अचानक सर बॉडी पेन आ रहा है, तो वो आपका दर्द हार्मोन आप कहाँ कहेंगे? ऑक्सीटोसिन। कहाँ? दर्द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फीलिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, हाँ सैडनेस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। प्यारे भाइयों, ध्यान रखिएगा, ये सब सभी हार्मोन ना हमारे पूरे शारीरिक एक्टिविटीज को एक साथ कंट्रोल करने का काम करता है, और ये सब हार्मोन हमारे शरीर के स्टेम्स को एक साथ मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। इसलिए स्ट्रेस को कभी भी कम होने ना दीजिएगा, अपनी मजबूती और सहानुभूति के साथ आपको फाइट करना है। इसलिए आप ये कह सकते हैं सर इन हार्मोनों की टेंडेंसी हमारे पूरे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा है। इसलिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इमोशनल हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फीलिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह सकते हैं सर कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स का कलर कैसा होता है? सर कॉर्पस ल्यूटियम सेल का कलर जो होता है ना, वो येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। आगे बढ़ेंगे आप, एंट्रम किसकी गुहा होती है? एंट्रम जो होती है ना, वो याद रखिएगा साथियों, ओवरी की गुहा होती है। किसकी हो? ओवरी की। एंट्रम किसकी गुहा होती है? ओवरी की। रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक फीमेल अपने जीवन काल में कितने ओवम को प्रोड्यूस कर सकती है? 300 से 400, ठीक है। कितना? 300 से 400 पूरे दैनिक जीवन काल में 300 से 400 एग को एक फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा असलिखित शुक्राणुओं की संख्या होती है। मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा असलिखित शुक्राणुओं की संख्या होती है। एक बार में अगर कोई भी फीमेल, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार में अगर कोई भी फीमेल मस्टरबेशन प्रोसेस में जब फाइनल भाग लेती है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा असलिखित होने वाले जो शुक्राणु होते हैं वो 20 से 30 हजार करोड़ शुक्राणु होते हैं वन टाइम में। हाँ, जब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि सर निगेटिविटी थॉट बहुत ज्यादा माइंड में आ रहा है, हाँ क्रिएट हो रहा है। भाई ये क्रिएट होता कैसे है? माइंड में ये क्रिएट होता कैसे है? आप ये तो कहोगे ना
सर इस तरह की जो चर्चाएं अभी चल रही है, ये हमारा साइकोलॉजी ऐसा कहता है, हमारा सोशल स्टिम्स ऐसा कहता है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। अगर आपका माइंड सबसे ज्यादा अगर वाच निगेटिविटी की ओर होता है ना, तो आप समझ जाएंगे, हो सकता है आपकी मानसिक स्राव की टेंडेंसी, हो सकता है आपकी, याद रखिएगा, बॉडी फीलिंग और स्ट्रेस प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और निगेटिविटी थॉट आपके दिमाग में हर वक्त जूझते रहता है। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं निगेटिविटी निगेटिविटी टर्म्स में सबसे ज्यादा हमारी बॉडी की एक्सटेंशन टर्म्स जो होती है, वो 20 से 30 हजार करोड़ स्पर्म वन टाइम में एक फीमेल नहीं, एक फीमेल नहीं, एक मेल में रिलीज होती है, जो हम कह सकते हैं ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20 से 30 करोड़। ठीक, कितना हो? 20 से 30 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वीवीआई जरूर लगाऊंगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है शुक्राणु की क्रिया कितनी अवस्थाओं में पूरी होती है? भाई शुक्राणु जन्म की अवस्था 3 अवस्था में होती है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज जिसको आप कहते हैं साथियों गुणन अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था हो? गुणन अवस्था। और कौन सी अवस्था भाई? चलिए, पहला हुआ, दूसरा ग्रोथ फेज। कौन सा फेज? ग्रोथ फेज। हाँ, इसको आप कहेंगे कौन सी अवस्था? वृद्धि अवस्था। कौन सी अवस्था भाई? वृद्धि अवस्था। और अंतिम देखिए ना, तीसरा, आप ये कह सकते हैं कौन सा फेज? मैच्योर फेज। कौन सा फेज? मैच्योर फेज। आप इसे कहेंगे कौन सी अवस्था? परिपक्व अवस्था। कौन सी अवस्था भाई? परिपक्व अवस्था। ठीक है ना, कौन सी अवस्था हो? परिपक्व अवस्था। तो कितने चरणों में होती क्लियर? 3। कितने में? 3 3 3 3। तो आप बता देंगे, आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ग्रीसन कोष के में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है? How much temperature loss occurs in the scrotum is compressed to the abdominal cavity? आपका कह रहा है साथियों, ठीक है, हमारे ह्यूमन बीइंग मेल पार्ट्स में ग्रीसन कोष टेम्परेचर की तुलना में कितनी डिग्री कम ताप पर स्पर्म स्टोर होता है, जिसको आप कहते हैं शुक्राणु। हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो टेम्परेचर होता है, वो 2 से 3 डिग्री कम ताप पर या 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर हमारे शरीर में स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम ये कह सकते हैं, इसमें हम बता दूं आपको, इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भाई। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। करें स्पर्म किस में स्टोर रहता है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि स्पर्म स्टोर किस में रहता है। आप बताएंगे जरा, शुक्राणु जमा किसमें रहता है? तो प्यारे भाइयों, आप ध्यान से समझिएगा, करें प्रोस्टेट ग्लैंड का, ग्रीसन का, बोथ का, ओवरी का। तो ध्यान रखिएगा ना, मैं बता दूं ना, ये जो आपका होता है ना, ये शुक्राणु स्टॉर्ट टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के अंदर एक और पाया जाता है जिसको आप कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका, जिसमें शुक्राणु स्टोर होता है। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं शुक्राणु स्टोर कहाँ होता है हो? तो शुक्रजनक नलिका में। कहाँ होता है? शुक्रजनक नलिका में। चलिए, मैं थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ले लूं। ठीक है, बस 2 मिनट। चलिए, अब देखिए, अब करें ना,
इसमें मैं बता दूं आपका जो सही आंसर होगा, स्पर्म स्टोर किस में रहता है? टेस्टिस में रहता है। टेस्टिस के अंदर कौन सी भाग में? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको आप कहते हैं शुक्रजनक नलिका। आगे भाई बढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका, कलर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का कलर होता है, क्या होता है भाई? पिंक होता है। क्या होता है वो? पिंक होता है। व्हाइट होता है का? रेड होता है का? ब्लू होता है का? नहीं भाई, पिंक। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है मेल में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है भाई। मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं मेल में एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है ना। स्पर्म में सबसे लंबा भाग क्या होता है? लंबा भाग पूछ रहा है। लंबा भाग शुक्राणु में टेल होगा भाई। क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, आगे देखिए। ह्यूमन में प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 होता है। कितना होता है भाई? 1 होता है। कितना हो? 1 होता है। आगे बढ़िए। सीमेन का पीएच मान कितना होता है? सीमेन का पीएच वैल्यू की बात यहाँ पे हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। 7.3 से 7.55 होता है। कितना होता है? वीर्य का पीएच वैल्यू। ये कई बार क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। क्या वीर्य का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा। हम ये बता दूं आपको, ये जो आपका सही आंसर है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7.32, ठीक है, 7.5 आपका पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हम कह रहे हैं सर जीएनआरएच कहाँ से स्रावित होता है? जीएनआरएच गोनोड्रोपियन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? गोनोड्रोपियन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे कह रहे हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से, बोथ दोनों से, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि से। मैं बता दूं जीएनआरएच हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। फिर वैसा ऑर्गन जो जर्म सेल को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? वैसा ऑर्गन जो जर्म सेल को उत्पन्न करता है उसे गोनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाड। इसको कहते हैं जनद। क्या कहते हैं? जनद। ठीक है ना, गोनाड। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। कह रहा है सर ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। ओव्यूलेशन की क्रिया कब होती है प्यारे भाइयों? तो ध्यान रखिएगा 14वां दिन। कब हो? 14 डेज। किसकी क्रियाएं? ओव्यूलेशन की क्रियाएं होती है। ठीक है, चलिए आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा कि ये 14 दिन की क्रियाएं जो मासिक चक्र होती है वो कुल कितने दिनों तक होती है? मासिक चक्र रिपीटेड कितने दिनों तक होती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप मैसेज करेंगे कि मासिक चक्र की पहली अवस्था क्या कहलाता है? मासिक चक्र के आप दूसरा कमेंट करेंगे मासिक चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाता है? अंतिम अवस्था कब से कब तक होता है और प्रारंभिक अवस्था कब से कब तक होता है? ठीक है ना, इतना सारे क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने तो बताया नहीं, मोरोला स्टेज में ब्लास्टोमर्स की संख्याएं कितनी होती है? तो मोरोला स्टेज में ब्लास्टोमर्स की संख्याएं जो होती है ना, वो ध्यान रखिएगा 8 से 16 होता है। कितना होता है? 18 यानी 8 टू 16, 8 टू 16 ब्लास्टोमर्स की संख्या। किस अवस्था में? मोरुला अवस्था में। ओके, हाँ हाँ भाई। नेक्स्ट, अब देखिए पर ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजेंस के द्वारा, ठीक है, हिपेटाइटिस बी बीमारी का पता लगाया जाता है। कौन सी बीमारी? हिपेटाइटिस बी बीमारी। जो कौन सी बीमारी होती है? वायरल डिजीज होती है का? हाँ, या बैक्टीरियल डिजीज होता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये हिपेटाइटिस बी कौन सा रोग होता है? जीवाणु रोग या विषाणु रोग? प्यारे भाइयों फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा और सही आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है गोनोरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? भाई मैं बताना चाहूंगा ये सारी दुनिया में पाया जाता है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे सोशल ऑब्जर्व पर, हमारे पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म पर। जो हम कह सकते हैं हर तरह की लोगें होती है, हर तरह के लोगों में हर तरह की बीमारियां होती है। ये लोगों पर खुद पर सेल्फ डिपेंड करता है। अगर आप सेफ्टी बरतेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी रोग नहीं होंगे। अगर आप सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो हर प्रकार की प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कई जिम्मेदारी आपको निभाना होता है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना होता है, और आप खुद ब खुद चेक कर लेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने परसेंटेज सही चल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा।
आगे मैं बात कर लूं ना कि गोनोरिया और सिफिलिस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, सारी दुनिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब करें जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक टैबलेट कौन सी होती है, बर्थ कंट्रोल के लिए। देखिए माला एन भी होती है, माला डी भी होती है, सेली भी होती है, ऑल ऑफ दिस भी आपका हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे करें। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच होती है एलिसा, पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, विडाल टेस्ट। सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट होगा, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, वीडीआरएल। ओके, इसको कहते हैं कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। गोनोरिया क्या है, गोनोरिया क्या है, जीवाणु रोग है, यौन रोग है, एसटीडी है, सभी। आप बताएंगे गोनोरिया क्या है। आप कहेंगे भाई गोनोरिया ये सभी रोग होते हैं, यानी जीवाणु रोग भी होते हैं, यौन रोग भी होते हैं, एसटीडी भी होते हैं, जिसको आप कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा रोग, यौन संचारित रोग। ठीक, आगे बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का कारण ट्राइसोमी होता है। क्या होता है भाई, ट्राइसोमी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो करें मेंडल का प्रयोग किस शताब्दी में हुए थे, मेंडल का प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का जन्म कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेंडल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण कब हुआ था, मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, 1900 ईस्वी में। चलिए, मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। निम्न में से कौन विषम युग्मी एलील है, विषम युग्मी एलील की मैं बात कर रहा हूँ, समयुग्मी नहीं, विषम युग्मी। ठीक है, समयुग्मी नहीं, विषम युग्मी एलील की मैं बात कर रहा हूँ। विषम युग्मी एलील कौन सी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका कह रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या ध्यान रखिएगा 47। कितना भाई, 47, 47। आगे बढ़िए, कह रहा है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45। कितना भाई, 45। किस सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में। सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स वाई, एक होता है एक्स एक्स। ये एक्स वाई जो होता है ये मेल के लिए, और एक्स एक्स जो होता है ये फीमेल के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला कह रहा है पाइसम सटाइवम में संलग्न समूह की संख्या कितनी होती है, भाई ध्यान रखिएगा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। पाइसम सटाइवम में संलग्न समूह की संख्या कितना, 7। सर्वत्र अदाता का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है, ए बी ओ बी। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए बी। जो आप कह सकते हैं सर्वत्र अदाता रक्त समूह का ये क्या होता है, ठीक है, ए बी टर्म्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब भाई मेंडल्स का जन्म कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई थी। कब, ठीक है, 6 जनवरी 1884 ईस्वी को एक लंबे बीमारी के कारण ये इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे आगे मैं बात कर लूं, यहाँ पे इसका जो सही आंसर 22 जुलाई 1822 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा भाई, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हो जाएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे आप। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, अनुवांशिकी शब्द किसने, वेटेसन ने। किसने, वेटेसन ने। कौन सा शब्द, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, वेटेसन ने किया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट कर रहा है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, तो ध्यान रखिएगा डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होते हैं। कितना हो, 47 होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है,
ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है ये हेक्साप्लॉइड होता है, हेक्सप्लॉइड होता है, ठीक है, ट्रिटिकम एक्सटिवम। ओके, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अब कह रहा है आपका मनुष्य में कौन गुणसूत्र होंगे, स्त्री मनुष्य में ना, स्त्री मनुष्य में कह रहा है गुणसूत्र 44A+XX। अब आप ये कहेंगे 44 क्या है, तो इसी 44 ये कंप्लीट बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, कंप्लीट किसका निर्माण करता है, कंप्लीट बॉडी का। और ये XY जो होता है ये लिंग निर्धारण करता है, क्या करता है भाई, लिंग निर्धारण करता है, सेक्स डिटरमिनेंट्स, लिंग निर्धारण एक्स 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 वाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अब मैं बात कर लूं सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से होते हैं, सबसे अधिक तथा सबसे कम, आप ये कह सकते हैं गुणसूत्र 1 एवं Y, ठीक है, इसलिए आपका इसमें जो सही आंसर होगा ना वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब कह रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल ने 5 लक्षणों का अध्ययन किया, कितना लक्षण, 5, कौन कौन बताएंगे कोई, क्या मेंडल 5 लक्षण का अध्ययन किया ना भाई, कहाँ बता रहे हो आप, मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, क्या हो, कितना लक्षण, 7 लक्षण, वाह वाह, ठीक है, सही आंसर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। मेंडल ने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया, अनुवांशिकता का नियम हो, किसका नियम, अनुवांशिकता का नियम, किसने प्रतिपादित किया, मेंडल ने। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, ध्यान रखिएगा अंडोत्सर्ग को, किसको, अंडोत्सर्ग को रोकती है, किसको भाई, अंडोत्सर्ग को। जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है, जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है, पेपिलोमा विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा, पेपिलोमा विषाणु के द्वारा ये आपका जननांग मस्सा फैल जाता है। टारगेट है आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव को लड़ाने का, इसलिए आप यकीनन मानिए मेरे दोस्त, अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज मेहनत करते हो, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी भी आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा सटन एवं बावेरी ने, ठीक है, किसने, सटन एवं बावेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित होती है, पुरुष से संबंधित कौन सी तकनीक होती है, वैक्सटॉमी, कौन सा, वैक्सटॉमी, महिला से टिविक्टोटॉमी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पुरुष नसबंदी। ओके, चलिए, मेंडल का मृत्यु कब हुआ था, मेंडल का मृत्यु कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 6 जनवरी 1884 ईस्वी को, कब, 6 जनवरी 1884। जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को, जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या, एक्सपोटेंशियल, क्या होता है भाई, एक्सपोटेंशियल जनसंख्या वृद्धि रेट होता है, ठीक है, एक्सपोटेंशियल। आगे बढ़िए, कर है संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है, हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें से सभी। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कर है दात्र कोशिका औरकता प्रदर्शित करता है, ठीक है, दात्र औरकता कोशिका प्रभावित करता है, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, क्या, सह प्रभाविता। आगे देखिए, हीमोफीलिया रोग सर्वप्रथम हुआ था, हीमोफीलिया रोग सर्वप्रथम किसको हुआ था, किसको, रानी विक्टोरिया को, चुन विक्टोरिया को, किसको, चुन विक्टोरिया को। कौन सा रोग, हीमोफीलिया, कब, सर्वप्रथम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ब्लीडर्स रोग होता है, ब्लीडर्स रोग कौन सा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक प्रकार के कौन से रोग होते हैं, ब्लीडर्स रोग होते हैं, कौन सा रोग भाई, ब्लीडर्स रोग होते हैं, कौन, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया एक प्रकार के ब्लीडर्स रोग होते हैं।
चलिए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है यार? बंगाल का आतंक वाटर हाइसिंथ जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभ 5 मंथ में नहीं बल्कि 8 मंथ में 65,000 प्लस पौधों की प्रजाति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन? जलकुंभी। जलकुंभी को आप आमतौर की भाषा में, ठीक है, लकवा कह सकते हैं, भोकना कह सकते हैं, ठीक है, कुंभी कह सकते हैं, जलकुंभी कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी सारा नाम आप दे सकते हैं अपने अपने आधार पर, अपनी अपनी भाषा के आधार पर। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब अगला प्रश्न है ना, क्लोन के निर्माण किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में होता है? साथियों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने पेरेंट्स के हूबहू होते हैं, सिमिलरली होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लोन के यूनिट को क्या कहते हैं? क्लोन के यूनिट को रेमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिट कहते हैं। क्लोन के इकाई को क्या कहते हैं? रेमिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब हाइड्रा एवं ईस्ट में किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाइड्रा एवं ईस्ट में बडिंग की क्रियाएं होती है, जिसको आप कहते हैं मुकुलन। हाइड्रा एवं ईस्ट में किसकी क्रियाएं? बडिंग की, जिसको आप कहते हैं मुकुलन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक पूछा जा रहा है ना, तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। ठीक है, अगर मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अण्डप्रजक प्राणी होते हैं भाई, अण्डप्रजक। सांप, मगरमच्छ, ये दोनों मुर्गी तो नहीं होंगे? हाँ हाँ हाँ, मुर्गी होंगे। सही आंसर हो ऑल ऑफ दिस। क्यों घबराते हो भाई? अण्डप्रजक सभी प्राणी हो जाएगा। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गैमीट में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। उभयलिंगी प्राणी होता है भाई, देखिए ना, सांप, केचुआ, ये दोनों कौन सा प्राणी हो? उभयलिंगी प्राणी। कौन सा प्राणी? उभयलिंगी प्राणी, सांप और केचुआ। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितने हो? 16। कितने? 16। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या भाई 16, 16। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? आप ध्यान रखिएगा, नीला कुरेंजे, जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, नीला कुरेंजे। ठीक है, जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ओके, चलिए गुड। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन उभयचर है? उभयचर प्राणी कौन सा है? जो स्थलचर और जलचर दोनों में रहता है। स्थलचर और जलचर दोनों में रहता है, ऐसे प्राणी को उभयचर प्राणी कहते हैं। आप बताएंगे जरा? चलिए मैं बताता हूँ भाई। स्नेक तो हो गया पहली अवस्था में, ठीक है, और मेढक हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, जो हम कह सकते हैं ये दोनों उभयचर प्राणी एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है भाई? भाई क्या बताऊं मैं, तोता का सबसे अधिकतम उम्र जो होता है वो 140 वर्ष होता है। कितना हो? 140 वर्ष। ठीक है, आगे देखेंगे आप। किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो भाई मेरे मास बेम्बो, अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं। बेम्बो मास। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन याद रखिएगा दो विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दो विखंडन के द्वारा। किसमें? अमीबा में प्रजनन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। अब खड़ा एसिटिबुलेरिया क्या है? एसिटिबुलेरिया क्या है? ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे? एक प्रकार के शैवाल होते हैं। ठीक है, एसिटिबुलेरिया एक प्रकार के क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। चलिए आगे। अब कह रहे हैं ऑस्ट्रस साइकिल किस में होता है? देखिए, ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है क में होता है। किस में होता है? क में होता है। और बाकी में मासिक चक्र, जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र MC। ठीक है ना, चलिए आगे। अब देखिए, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको आप कहते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ए मेक प्रोसेस एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, चलिए आगे बढ़िएगा। अब कह रहे हैं ना, ड्रोसोफिला में मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है?
8 होता है। किसी पुष्प के ओवरी होते हैं, किसी पुष्प के ओवरी क्या होते हैं? डायप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डायप्लॉइड होते हैं। किसी पुष्प के ओवरी क्या होते हैं? डायप्लॉइड होते हैं। चलिए, घरेलू मक्खी के अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, 12 होता है। कितना होता है भाई मेरे? 12 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत ही काफी वीवीए है, आप प्रयास कीजिएगा अच्छे से कवर करते चले। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, जनन की सबसे अच्छी विधि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं बहुत धीमी और स्लो होती है। ठीक है, इसलिए इसे बेस्ट रिप्रोडक्शन माना जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? बेस्ट रिप्रोडक्शन। किसका? जनन का। चलिए आगे, इसमें किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, किस मछली में? उभयचर, शैवाल, आवृत बीजी में। मैं बता दूं आपको भाई, ध्यान रखिएगा, मछली में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पे आवृत बीजी पौधों में याद रखिएगा मेरे भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको आप आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें आवृत बीजी पौधों में, जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब कह रहे हैं ना, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष क्या होता है? ट्रैप्लॉइड होता है, इसको आप कहते हैं त्रिगुणित, और इसे 3n के द्वारा सूचित किया जाता है। ये क्या होता है? ट्रैप्लॉइड होता है, जिसको आप त्रिगुणित कहते हैं। चलिए आगे, अब कह रहे हैं लघु बीजाणुधानी एमएमसी की सबसे बड़ी आंतरिक परत कौन सी होती है? आंतरिक परत लघु बीजाणुधानी का क्या होगा? टैपिटम। क्या होगा भाई? टैपिटम। क्या होगा? टैपिटम। क्या होगा? टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना। चलिए आगे बढ़िएगा, कारण निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, ऑल ऑफ दिस। आपका राइट आंसर भाई ऑल ऑफ दिस, सब के सब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कारण निम्न में से किसमें जल परागन होता है? निम्न में से किसमें जल परागन होता है? हाइड्रीला। ठीक है, किसमें हो? हाइड्रीला में कौन सा परागन? जल परागन होता है। हाइड्रीला में कौन सा परागन? जल परागन होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, टेपिटम उत्पन्न करता है। टेपिटम उत्पन्न सभी करता है, देखिए एंजाइम को भी, ठीक है, हार्मोन को भी, पोषण को भी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, टेपिटम उत्पन्न सभी को, सबके सबको करता है। अब कह रहे हैं कुछ मुख्य परागन, जैसे अगर यहाँ से आप देखोगे तो कई ऐसे वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में टकराता है। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, अगर कीटों द्वारा परागन पूछे तो एंटेमोफिली, जो 80% परागन किसके माध्यम से होता है? कीट पतंग के माध्यम से होता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है ऑरेंथोफिली, आप कहोगे सर पक्षी परागन, ठीक है, एनिमोफिली सर वायु परागन, सर जल 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 द्वारा हाइड्रोफिली जल परागन, ज़ूफिली जंतु परागन। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे, कमल के पुष्प में किसके द्वारा परागन होता है? ठीक है, भौरा के द्वारा। किसके द्वारा? भौरा के द्वारा। सबसे बड़ा फूल रेप्लेसिया होता है, जिसमें किसके द्वारा परागन होता है? हाथी के द्वारा। सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है, इसमें किसके द्वारा परागन होता है? कीट के द्वारा। ठीक है, इतना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बना के बता दिए हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप भाई अच्छे से इसे समझेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब करें, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हो? 1951 ईस्वी में। ये क्वेश्चन टकराता है, आने का चांस बन जाता है भाई। चलिए आगे बढ़िएगा, अब कह रहे हैं 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? अप्रोक्सीमेटली 2 अरब। कितना हो? अप्रोक्सीमेटली 2 अरब के आसपास था। कब? 1900 ईस्वी में। आगे देखिए, एम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा जांच किसका किया जाता है? भ्रूण के स्वास्थ्य का, लिंग का, अनुवांशिक संरचना का। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए, निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, औषधि रहित लिम्फेस लूप
कौन होता है? लिम्फेस लूप औषधि रहित आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, दंपति के बंद होने का कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? दंपति के बंद होने का कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो आप कह सकते हैं जन्मजात, ठीक है, रोगजन्य, ठीक है, शारीरिक, उपयुक्त सभी। मैं बताना चाहूंगा भाई, आपका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है। कॉपर टी का काम क्या होता है भाई, बताएंगे आप? कॉपर टी का काम क्या होता है? कॉपर टी का काम हो निषेचन को रोकना। क्या करना? निषेचन को रोकना। किसका काम? कॉपर टी। टी से प्रकार का होता है, ठीक है, टी से प्रकार का होता है। निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित है? पुरुष से संबंधित वैक्सटॉमी। क्या होता है? पुरुष से संबंधित वैक्सटॉमी। महिला से संबंधित ट्यूबिक्टोटॉमी। क्या? ट्यूबिक्टोटॉमी। अगर पुरुष से संबंधित पूछा जाए वैक्सटॉमी, महिला से संबंधित पूछा जाए ट्यूबिक्टोटॉमी। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है? तो भाई ध्यान रखेंगे आप, डायफ्राम, अंतःगर्भाशय युक्तियां, सर्वाइकल कल कैप, ट्यूबिक्टोटॉमी। मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, इसमें कह रहा है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? साथियों ध्यान रखिएगा, अंतः गर्भाशय युक्ति, इसको आप कहते हैं, ठीक है, आईयूडी, आईयूडी, ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति। फीमेल में मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती है? फीमेल में मुख्य गर्भ निरोधक मुख्य रूप से किसे रोकती है? तो निषेचन को ही तो रोकती है। किसको? फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन को रोकती है, ठीक है ना। इसको रोकती है फर्टिलाइजेशन को, जिसको आप कहते हैं निषेचन, ठीक है ना। क्या? निषेचन, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट कर है आपका, आगे देख लीजिए, कर है आपका संगवर्ता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि का सुरक्षित माना जाता है? संगवर्ता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि को सुरक्षित माना जाता है? 30 वीक 30 सप्ताह, 25 वीक 25 सप्ताह, 20 वीक 20 सप्ताह, 12 वीक 12 सप्ताह, ठीक है। तो सही आंसर मैं बता दूं ना, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 वीक्स तक इसे सुरक्षित माना जाता है। कितने वीक्स तक भाई मेरे? 12 वीक्स तक इसे सुरक्षित माना जाता है, ठीक है ना। 12 वीक्स तक इसे, चलिए 12 वीक्स तक इसे क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है, ठीक है ना। काफी टॉप मोस्ट प्रश्न है ये, इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेरा रोध विधि निम्न में से कौन सी होती है? रोध विधि, डायफ्राम, कंडोम, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। देखिए ऑल ऑफ दिस कौन सा विधि होगा भाई मेरे? ध्यान रखिएगा, रोध विधि हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब कह रहा है अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक क्या होती है? इम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होता है भाई? ईटी, इम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है ना। अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक क्या होता है? ईटी, इम्ब्रियो ट्रांसफर। चलिए अगला, ओरल पिलो का मुख्य अवयव निम्न में से कौन है? रिलैक्सिंग, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, नॉन ऑफ दिस। बताएंगे जरा। आप कह सकते हैं ओरल पिलो का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? ठीक है, LNG-20 होता है। क्या होता है? LNG-20, ठीक है, टैबलेट के नाम है LNG-20, हार्मोन मोचक आईयूडी होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट, आप ये कह सकते हो कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं। कॉपर टी से निकलने वाले कौन से आयन होते हैं? CuK। कौन से आयन होते हैं? CuK। कहां से? कॉपर से निकलने वाले आयन होते हैं, ठीक है, कॉपर से निकलने वाले आयन होते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम इस नाम से प्रसिद्ध है। आप याद रखोगे मेरे भाई, RCH, रिप्रोडक्टिव
हेल्थ एंड चाइल्ड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं प्रजनन बाल्य आपका जो है कि स्वास्थ्य के नाम से आरसीएच प्रसिद्ध है। और ये जो शुरुआत किया गया था 1997 ईस्वी में। कब किया गया था? 1900, ठीक है, 1900, ध्यान रखिएगा, ये जो शुरुआत हुआ था 1997 ईस्वी में, इसका शुरुआत किया गया था। किसका? आरसीएच का, ठीक है ना, आरसीएच का। काफी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, काफी वीवीआई प्रश्न है, जिसको आप कहते हैं आरसीएच। ओके, चलिए नेक्स्ट। जनसंख्या पॉपुलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है ना, डेमोग्राफी कहलाता है। हाँ, हेलो, जनसंख्या का अध्ययन भाई बताते चलिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ओके, चलिए, मैंने 300 तक लगभग क्वेश्चन को आपको फाइनल किया, 300 तक, ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूंगा, ठीक भाई, तो प्रयास कीजिएगा आप, ठीक, ध्यान से समझिएगा। एमटीपी की शुरुआत कब होता है? एमटीपी की शुरुआत मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, 1971 ईस्वी में होता है। एमटीपी की शुरुआत कब? 1971 ईस्वी में होता है। एमटीपी की शुरुआत कब होता है? 1971 ईस्वी में। इनफर्टाइल कपल, बांझपन दंपति को संतान पाने हेतु कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? देखिए, कह रहा है ना, इनफर्टाइल कपल, बांझपन दंपति को संतान पाने हेतु कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, ठीक है, मैं बता दूं भाई, ध्यान रखिएगा, इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ, ये भी विधि अपनानी पड़ती है। GIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी। ZIFT, आप गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आप बता दीजिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत हुआ था। कब? 1872 ईस्वी में। करे भाई, एसटीडी से बचने का विधि क्या होता है? एसटीडी से बचने का विधि कंडोम, ठीक है, कॉपर्टी, मालाडी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर, राइट आंसर याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए सल विधि को क्या कहते हैं? वैक्सटोमी, टिबिक्टोटोमी, एमटीपी, ए एंड बी, बहुत दोनों। फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए हम कह सकते हैं, राइट आंसर आपका यानी वेक्सटोमी और टिबिक्टोटोमी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका 305 क्वेश्चन है, मैंने प्रयास किया आपका 100 प्लस फिर क्वेश्चन आपको करवाने का, तो प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, प्रयास कीजिएगा आप। फाइनली जो है, ठीक है ना, जो भी शेष क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर में, वो पुनः मैं आपको कल की क्लास में जो है कवर करवा दूंगा, ठीक है। 100 प्लस और क्वेश्चन होगा, जो आप कह सकते हैं चैप्टर 6 तक फाइनल आपका हो जाएगा। फिर जो है बस 2 दिन की और क्लासेस चलेंगे, 2 से 3 दिन और क्लास लेंगे, 3 दिन में जो है फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव की कहानी खत्म कर देंगे। और आपका जो है मैं प्रयास करूंगा, ठीक, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करवाऊं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा सभी से, कि अच्छे से आप सभी हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते चले, जहां कहीं भी डॉट हो, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना कमेंट टाइप करें, ठीक है, आपकी हर एक कमेंट का आंसर और रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सो डियर्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की भविष्य को बना सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस जरूर ऑन कर लीजिएगा। सो साथियों, फिर मिलते हैं पुनः कल की क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू डियर्स, बाय।